नमस्ते। आज अपन सब पाठ 2 भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श स्मृति पाठवेद विषय इतिहास कक्षा द्वादशी पाठ 2 है भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ, वीडियो क्रमांक 1। इसमें भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ में शुरुआत में इसमें कुछ बिंदु है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में, इनमें प्रमुख जो शासक हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, अशोक के धर्म के सिद्धांत, धर्म के द्वारा जन कल्याणकारी कार्य, धर्म की नीति का मूल्यांकन, इनके बारे में आज अपन इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला आता है मौर्य साम्राज्य है। ये जो मौर्य साम्राज्य का जो काल है 323 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक का साम्राज्य रहा है, अर्थात ये ईस्वी पूर्व यानी घटते क्रम का था। अभी वर्तमान में जो चल रहा है ये ईस्वी है जो बढ़ते क्रम का है, जैसे 2020 चल रहा है, 2021 आएगा, ठीक है ना, ये बढ़ते क्रम है। पहले ये ईसा पूर्व मतलब घटते क्रम का था, ठीक है ना। अब इसमें मौर्य साम्राज्य है, इसका हमारा क्या सबूत है, हम कैसे कर सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य भी भारत में एक था, अर्थात मौर्य वंश था और उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी लिए कुछ स्रोत है, सबूत है, प्रमाण है, वो अपन उसके बारे में जानकारी करेंगे। कौन कौन से हैं? पहला आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का है वर्त कथा मंजरी, दीपवंश महावंश, भद्रबाहु के कल्पसूत्र, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी यात्री थे, इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। इनके अलावा चीनी यात्री हुआयान, एनसांग, इत्सिंग, इन्होंने भी अपने ग्रंथ लिखे। इनके अलावा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और एवं अशोक के खुद के अभिलेख, ये हमारे उस समय मौर्य साम्राज्य की शासन की जानकारी, इतिहास की जानकारी के बारे में ये सबूत है, ये स्रोत है, इनसे पता चलता है। पहला शासक सम्राट मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। अब चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको तैयार करने में बड़ी भूमिका रही है इनके गुरु चाणक्य की, जिनको आचार्य विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आचार्य विष्णु है, कौटिल्य है, चाणक्य है, कई 3 नाम है इनके, ये इनके गुरु थे। इनकी सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर 322 ईस्वी पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में चंद्रगुप्त का सर्वप्रथम उल्लेख शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, ये प्रमाण है। चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में मगध तक का फैला हुआ साम्राज्य था। 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर दूसरा यूनानी आक्रमणकारी ने मगध पर आक्रमण किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई तथा दोनों में एक संधि हो गई। संधि की शर्तें क्या? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। भारतीय इतिहास में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ उदाहरण, तथा सेल्यूकस ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिस्डाई 4 प्रांत दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। इस संबंध में कुछ साहित्य सामग्री है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोत अभी मैंने पढ़े हैं, कुछ आपके सामने रखे हैं साहित्यिक स्रोत। ये कुछ वंश भारत में साम्राज्य का उदय, जो छोटे छोटे साम्राज्य थे। मगध है, इसमें ये जो लगातार हुए थे, आयंक वंश ने शासन किया, शिशुनाग वंश ने शासन किया, नंद वंश ने शासन किया, उसके बाद मौर्य वंश, यानी चौथे नंबर मगध पर शासन करने वाले मौर्य वंश का नाम आता है। अब मौर्य वंश में इनका पहला स्तब्ध है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बाद बिंदुसार, अशोक का, फिर मौर्य पर शासन आता है। ये वंशावली मगध पर शासन करने वालों के आपके सामने रखी। मौर्य साम्राज्य के स्रोत कुछ और बिंदु आपको स्रोत के रूप में ये चार्ट है, आप पढ़ लेना, लिखना। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों के नाम की सूची। अब ये भी एक साहित्य सामग्री जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अवगत कराते हैं।
यही चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था, ये सीधी सी बात है। अपना प्रधानमंत्री जो है इनके गुरु चाणक्य थे, कोसी विष्णु के नाम जाना जाता है। भारत में मैकियावेली भी कहते हैं चाणक्य को। चाणक्य ने राजनीति में संबंधित किताब अर्थशास्त्र लिखा। राज्य के 7 अंग थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दान, मित, ये उनके बारे में। अब ये 10 राजाओं के क्रमवार नाम, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कल्याण मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालियुग, देववर्मा मौर्य, शतधनु, बृहदत्त, अंतिम ये था। ये मौर्य वंश के सम्राट, उनका शासनकाल क्रमवार सूची आपके सामने रखी, आप कॉपी में उतारना और याद करना। ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना था उसका मानचित्र आपके सामने रखा है। समय निकाल कर उसको ठीक से कॉपी में बनाना और पढ़ना भी और याद भी करना। अब चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व यहाँ धनानंद नंदवंश था, उसका प्रमुख कौन था? राजा धनानंद। अब धनानंद कौन था? यानी ये जो धनानंद है महापद्मनंद एक न्यायिक शासक था। इनके 10 पुत्र हुए, ठीक है, उसमें ये धनानंद था। अब इसका पूरा नाम धनानंद था, नंदवंश का, और पालक यानी महापद्मनंद का लड़का था। बच्चे तो दुर्योधन और भाई बहन गगनपाल, दादा इनका नाना महानंद। ये इनकी जानकारी थोड़ी सी रखी थी। अत्याचारी शासक था और इसने चाणक्य के साथ चाणक्य की सिखा है जो बाल चोटी को खींचा था भरी दरबार के अंदर। और चाणक्य ने ये कहा, उनको सही सलाह दी कि भैया आप जो प्रजा से आप शुल्क लेते हैं, जो कर लेते हैं, इसको वापस से प्रजा की भलाई के लिए आप उसमें जन कल्याणकारी कार्य करके योजना बना करके कार्य करें, उसमें आप वापस जो जनता से कर लेते उसमें खर्च करें। ये सलाह दी थी उनको। नागौरा लगा, उसको नाराज हो गया, तू कौन होता है मेरे को सलाह देने वाला, और भरी दरबार के अंदर चाणक्य की चोटी खींच करके चाणक्य का अपमान किया। तो चाणक्य ने कहा मैं वापस बदला लेकर रहूँगा, तेरा राज्य भी उखाड़ कर रहूँगा, और वापस चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में तैयार करके इसको राजा बना करके खुद प्रधानमंत्री बन करके ये बदला लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये भारत के महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य उनकी जो तिथि साधारणतया 321 ईस्वी पूर्व निर्धारित की जाती है। इन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। 340 जन्म होता है पाटलिपुत्र में, मृत्यु उनके श्रवण बेलगोला में होती है, ठीक है ना। पूरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब इनके अलावा संधि की शर्तें पहले पढ़ी थी। उनके अलावा प्लूटरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के 500 हाथी भी भेंट किए थे। सेल्यूकस ने मैग्नेटिस में भारत में रहकर इंडिका यानी सेल्यूकस ने मैग्नेटिस तो अपने राजनीति रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, वो वहाँ रहा, यहाँ भारत में मैग्नेटिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और यहाँ रह करके उसने एक किताब लिखी, उसका नाम था इंडिका, और वो यूनानी भाषा में थी। और इस इंडिका के अंदर उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संपूर्ण विषयों को ऊपर इसने चित्रण किया और इसको लेख लिखा। इसलिए हमारे लिए मौर्य साम्राज्य को समझना है तो इसका ग्रंथ बहुत मायने रखता है। इनके अलावा अहनानूर, मुन्नानूर तमिल ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म जैन धर्म था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में अपने प्राण का त्याग उपवास लेखना विधि से किया। ध्यान रखना, इसका पोता आता है अशोक, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बिंदुसार इनका लड़का 298 ईस्वी पूर्व 273 ईस्वी पूर्व। फ्लेट ने अनुसार बिंदुसार को अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। स्ट्रेबो ने इनका दूसरा नाम अलिट्रोकैट्स कहा है, याद रखना। दिव्याध्यान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहले बार अशोक को दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमैक्स नामक अपने एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान में भी, ये सीरिया के राजा हैं एंटियोकस ने। इससे वापस बिंदुसार 3 वस्तुओं की मांग करता है। पहला मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजना। इनके अलावा प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक था फिलाडेल्फस, इसने भी डायरोसिस नामक एक राजदूत मौर्य के दरबार में भेजा। अब अगला आता है तीसरा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता बिंदुसार का लड़का अशोक, जो बाद में सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये युद्ध भी करता है और युद्ध के क्षेत्र में भी जीत होती है, धर्म के क्षेत्र में भी जीत होती है। इसलिए
ये सिंहली साहित्य दिवस महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 9 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। ये साहित्य बोल रहा है। 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद अशोक ने 269 में अपना राज्याभिषेक करवाया। इनके कुछ साहित्य सामग्री ही आपको दे रहा हूँ। ये पहले बिंदुसार का ये चित्र है। बिंबिसार से भ्रमित न हो। बिंदुसार साम्राज्य, ये जो राजवंश के दूसरे नंबर के राजा थे, बिंदुसार के मित्र के सिंहासन मद्रासा अजातशत्रु वीरशैव कहा गया। ये उपाधियाँ हैं। अशोक के पिता थे मौर्य जो जैसे के पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य का शासन संपन्न प्राप्त किया। ये इनके जन्म के बारे में इनका, ठीक है। अगला आता है, ये राजा अशोक का ही चित्र है। अशोक राज्याभिषेक के पूर्व अशोक तक्षशिला उज्जैन का गवर्नर था, यानी राजा बनने से पूर्व। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवना प्रियदर्शी कहा गया है। सर्वप्रथम मस्क के अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। उसके बाद गर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक ही मिलता है। अशोक अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धम्म के लिए विश्वविख्यात है। इसके लिए याद करते हैं, अशोक ने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया तथा अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु धम्म भी चलाया। कल्याण के राज तरीके के अनुसार अशोक ने विलस्था झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था, जो आज अपन जम्मू कश्मीर उसके राजधानी श्रीनगर है, वो श्रीनगर है, उसको अशोक ने बसाया। कौन कह रहा है? कल्हण, उसकी किताब है राज तर्किणी, उसमें स्पष्ट लिखा गया है। अशोक ने नेपाल में देवपतन ललित पाटन नामक नगर बसाया, जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग पर नंदराज नाम से राजा शासन था। इसकी जानकारी हाथी को अभिलेख से मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और कलिंग युद्ध का वीडियो आज मैंने आपको भेजा था, आपने देखा पहले, और उसके चित्र भी आपके सामने रखा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। मैंने कहा ना पहले, इसके दादाजी यानी चंद्र मौर्य वो जैन धर्म के थे। श्रवण बेलगोला में इनका प्राण त्याग का चित्रण भी आया था। अब सिंहली द्वीप और महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 7 वर्षीय बालक निग्रोध से ली थी। 7 वर्षीय बालक उससे ली, तथा दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी। दोनों ग्रंथ अलग अलग बता रहे हैं। वृद्धर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। तो राजाओं की 10 सूची आपके सामने मैंने पहले रखी थी, चित्र बताया था, उसमें अंतिम 10 नंबर था वृद्धर्थ, वो अंतिम मौर्य सम्राट था। वृद्धर्थ के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पर वृद्धर्थ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके नए शुंग वंश की स्थापना डाल थी। यानी इसका ही सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र। इसने मौर्य शासक ब्रह्मदर्थ की हत्या करके और खुद सेनापति से राजा बन करके और शुंग वंश की स्थापना करके खुद राजा बन करके शासन को चलाया। अब इनके बाद आता है अशोक के कलिंग पर आक्रमण के क्या कारण थे, ये विषय है। क्या जरूरत थी वहाँ पर आक्रमण करने की? अशोक को राज्य बड़ा था। अब अशोक के कलिंग पर आक्रमण के कारण है, कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। एक अब नेचुरल हिस्ट्री के रचयिता है प्लिनी के अनुसार अशोक ने व्यापारिक केंद्र होने के कारण कलिंग पर आक्रमण किया, कि वो व्यापारिक केंद्र था। एक राज्य विस्तार करना, दूसरा व्यापारिक केंद्र था। तीसरा था सामरिक दृष्टि से कलिंग बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यानी सामरिक दृष्टि से भी ये कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। 3 कारण हो गए। अब इनके कुछ संबंधी कुछ बाकी बाद में पढ़ेंगे, एक बार साहित्य सामग्री बता देते हैं। ये हैं अशोक, चित्र आपके सामने। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे। और सम्राट अशोक का पूरा नाम है देवनागरी अशोक मौर्य था और उनका राज्यकाल ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कुछ और ये इनके बारे में पूरा ये जीवन परिचय है, आप कॉपी में उतार लेना, याद भी करना पूरा यहाँ तक का, ठीक है। ये कलिंग लड़ाई का चित्र, ये आप देखिए चित्र और अन्य, आप इसको ठीक से देखना। ये अशोक का साम्राज्य ठीक से याद करना। अब वापस वही पढ़ रहे हैं कलिंग लड़ाई। अब यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए रखा जा सकते थे। ये कारण थे कलिंग पर आक्रमण करने के। परिणाम क्या हुआ? कलिंग युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस युद्ध ने अशोक के साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया था। 2 इसके बाद
यानी अंत कर दिया, यानी इसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कभी नहीं किया। तीसरा परिणाम, इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता यानी इन गुणों को अपनाया। इनके अलावा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी बनकर के बौद्ध धर्म का प्रचार में लग गया। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपना संसाधन पूरे प्रजा के भलाई में लगा दिए। अशोक ने भैरी घूस को त्याग कर अब उसके जगह धर्म कोश को अपनाया। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। ये कलिंग युद्ध का परिणाम। अगला आता है अशोक के धर्म पर लेख। बहुत याद करते हैं सम्राट अशोक को। धर्म के क्षेत्र में काम किया। धर्म यानी व्यवहार, गुण, अच्छी बातें। ये धर्म की परिभाषा इन विभिन्न वर्ग, जाति, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा लोगों के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, अभिलेखों में उसे धर्म कहा गया। देखिए आप, धर्म के प्रमुख सिद्धांत प्रश्न। अशोक के धर्म के सिद्धांतों को वर्णन कीजिए। तो पहला आता है सहिष्णुता, यानी जन सामान्य के मध्य आत्मसहिष्णुता, विभिन्न विचार, धर्मों और आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता अपनाना। इससे अशोक ने 7, 11, 12 शिलालेख दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया है। दूसरा इसका सिद्धांत था अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। धर्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था, जिसका तात्पर्य युद्ध और हिंसा के द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का विरोध किया, और जो प्रथम और 11 शिलालेख 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। इनकी भी कुछ सहायक सामग्री आपके सामने मैं रखूंगा। ये यानी क्यों अपनाया अपने धर्म, अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों के संहिता प्रस्तुत की, उसके अभिलेख में धर्म कहा गया। और धर्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण है, परंतु अशोक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धर्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि किम चु धमे, धर्म क्या है? इसका उत्तर वह दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में स्वतः देता है। वह हमें उन गुणों को गिनाता है जो धर्म का निर्माण करते हैं। इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं। ये ठीक है ना। अब ये तीसरा जो है सिद्धांत आता है धर्म का 8 नंबर हीनता, यानी धर्मानुष्ठान तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा। चौथा धर्म के सिद्धांत बताया था लोक कल्याण, वृक्षारोपण करना, कुओं की स्थापना करना, जगह जगह सराय बनाना आदि का निर्माण कार्य। अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य किए तथा परिवहन, सिंचाई, कुआं, सराय आदि का निर्माण कराया। ये इनके सिद्धांत थे। धर्म के 4 सिद्धांत थे, कुल 4 का वर्णन आपके सामने रखा। इनका अशोक के शिलालेख की विषय वस्तु है। कुल 14 शिलालेख थे और 14 शिलालेखों के अलग अलग विषय थे। तो पहला शिलालेख है पशु बलियों की प्रतिष्ठा करना, दूसरा है मानव पशु चिकित्सा, तीसरा है धर्म के सिद्धांत, चौथा युद्ध कोष की जगह धर्म कोष, 5वां धर्म महापुत्रों की नियुक्ति, 6ठा आत्मनियंत्रण और प्रतिविधियों की सूचना, 7वां अशोक की तीर्थ यात्राएं, 8वां धर्म यात्राएं, 9वां धर्म मंगल, 10वां धर्म की श्रेष्ठता प्रजाहित कल्याण प्रतिवेदन, 11वां धर्मदान की श्रेष्ठता, 12वां धार्मिक सहिष्णुता, 13वां कलिंग युद्ध सीमावर्ती पर्यंत राज्य हृदय परिवर्तन व बौद्ध धर्म ग्रहण, और 14वां यानी अंतिम है जनता द्वारा धर्म के सिद्धांतों का अनुपालन हेतु। यानी 14 शिलालेख है। 14 शिलालेखों पर अलग अलग विषय हैं, ठीक है ना। यानी इन शिलालेखों में जो विषय बता रही है, विषय के ऊपर वो शिलालेख लिखा गया और कुल 14 शिलालेख थे। इनके जन कल्याणकारी अवधारणा, यानी अशोक ने जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। आम नागरिकों के कल्याण में से संबंधित कार्य 7वें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में लिखित, जिससे वृक्षारोपण, सराय, सड़कें, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था करनी थी, ये इन्होंने की। 9वें शिलालेख में अंधविश्वास के फलस्वरूप जो कि निर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, वे ऐसे ब्राह्मणों की इन्होंने बहाडंबरों की निंदा की। इनके अलावा प्रथम स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्मदान, सुश्री आदि की व्यवस्था की। तीसरे स्तंभ लेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि के निषेध का कहता है। इनके संबंध में कुछ आपके सामने बता रहा हूँ। ये सम्राट के अशोक स्तंभ थे। ये अशोक स्तंभ ध्यान कीजिए, और हर एक ऊपर लिखा गया है। समझ गए होंगे। अब अशोक ने धर्म को दूसरे स्तंभ लेख में परिभाषित किया है। उसमें अशोक धर्म की परिभाषा बताते हुए कहता है कि अपासीनवे बहुकयाते दया दाने सच शोचये माधवे साध्वे च।
जिसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात कही है सम्राट अशोक ने लोगों के लिए। प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करें। आप देखिए, और आज भी अपन उस अशोक के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। जैन धर्म में उसी का ही पालन है और हम सब यही कह रहे हैं। आज भी बात सच है, उसको हम सच मानते हैं। महावंश दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगली पुत्र थे, इसकी अध्यक्षता में तरतीब संगीत सभा भी बुलाई थी। अब प्रश्न बनता है, धर्म के प्रतिपादन हेतु अशोक ने क्या क्या व्यवहारिक कार्य की समझाइए, यानी धर्म की नीति के क्रियान्वयन यानी क्या किया। अशोक ने पितृवत शासन का परिचय देते हुए लोक कल्याण को राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। धर्म नीति का प्रतिपादन इसी का प्रमुख भाग था। अशोक ने युद्ध नीति का परिचय किया, नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने, लोकहित के कार्य करने हेतु पाबंद किया, ठीक है ना। सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए गए, हिंसा पर प्रतिबंध तथा पशु बलि का निषेध किया गया। समान नागरिक संहिता, दंड संहिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की। ये धर्म की नीति का इस प्रकार क्रियान्वित किया गया। अगला प्रश्न आता है, धर्म की नीति का मूल्यांकन कीजिए आप। तो इसमें धर्म की नीति के मूलभूत सिद्धांत शुरू से भारतीय संस्कृति के भाग रहे हैं। वर्तमान में ही ये प्रासंगिक, वर्तमान में भी इसके धर्म के सिद्धांत, धर्म की नीति का वर्तमान में भी महत्व है। अशोक के बाद के शासकों ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सके, जिसके अनेक कारण थे। धर्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता, सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका। धर्म की नीति का क्रियान्वयन केवल शांति काल में ही संभव है। इसके अतिरिक्त धर्म महामात्र जन कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, सामाजिक तनाव व संघर्ष भी बाधक बनकर उभरे थे। हालांकि धर्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी, लेकिन अशोक इस नीति के प्रतिपादन के लिए सराहना का पात्र हैं। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर अपन यानी मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए स्रोतों के बारे में पढ़ा, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, पहला शासक, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ा। तीसरा उनका पुत्र सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। अशोक के धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़े, जन कल्याणी अवधारणा के बारे में पढ़ा, और धर्म की नीति धर्म की नीति को किस प्रकार क्रियान्वित किया वो पढ़ा, और धर्म की नीति का मूल्यांकन भी हमने पढ़ा। और प्लस इन राजाओं के जीवन परिचय के बारे में भी जानकारी सहायक सामग्री भेज करके मैंने आपके सामने रखी, उनको भी हमने पढ़ा है। इनके अलावा आप देखेंगे ये और सामग्री है धर्म के बारे संबंधित। अभी मैंने दो आपको पढ़ करके बताया था, उस दो का वापस यहाँ लिखा भी है, उसको विस्तार से। अपासिन वे बहु कहा ने दया दाने सचे सोचे मात देशा दहवे, अर्थात धर्म अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है। यानी कितना अच्छा श्लोक और कितना अच्छा अर्थ सम्राट अशोक ने लोगों के सामने रखा और बताया। आज भी इसका महत्व है, इसलिए अशोक का धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान के समय में भी बहुत मायने रखता है। इन गुणों के व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। वो ये हैं, अनारंभो प्राणायाम, प्राणी की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्र स्तुत नाटिका नाम ब्राह्मणम समगाना दान सपटी पाते, यानी मित्रों, परिचित, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दास नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। कितनी अच्छी बातें धर्म के अंदर बताई गई है। इसलिए अशोक का धर्म बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। आज के ज़माने में भी इसका महत्व है। ये सहायक सामग्री भेज करके मैंने आपके विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आपका ये जो बिंदु है बहुत अच्छा स्पष्ट हो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए समय निकाल करके मैंने सहायक सामग्री है वो इस बिंदु के साथ में भेजी है, और ताकि स्पष्ट हो और अच्छा समझ में आ जाए। अशोक ने अपने धर्म की नीति के अंतर्गत ये पढ़ा है हमने, अहिंसा, सहिष्णुता, सामाजिक दायित्व का उपदेश देना चाहता था। उसने सिद्धांतों का पालन अपने प्रशासनिक नीति में भी किया। धर्म में बौद्ध मत को एक रूप नहीं मानना चाहिए। धर्म विभिन्न धार्मिक परंपराओं से लिए गए सिद्धांतों का मिश्रण था। ये अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों की सूची है। धर्म प्रचारक एक तरफ नाम और किस किस देश के उसका नाम, इसका कॉपी में लिखना, याद करना, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं।
और ये सम्राट अशोक का महान पुत्र महेंद्र, ठीक है ना, और अशोक की महान पुत्री थेरी संघमित्रा, ये चित्र आपके सामने मैंने रखे। मौर्य साम्राज्य का अधिकतम विस्तार चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के राज्यकाल में धम्म विजय के क्षेत्र, यानी धम्म के क्षेत्र में कैसे विजय था? मैसेडोनिया, एरियस, पश्चिमी एशिया, सीरिया, मिस्र, फारस, हिमदेश, सुषण भूमि, म्यांमार, चीन का हिस्सा, चोल, पांडे, लंका, इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। इनके प्रचार के साम्राज्य कितना था? एरिया, कलिंग, पेरिस, सदी, काबुल घाटी, कंदहार, एरिकोसिया, बलूचिस्तान, जैड्रिसिया, खोतान, वर्तमान पूरा भारत, ये इनके साम्राज्य के अंदर था। अब आता है कक्षा कार्य। मौर्य शासक बिंदुसार पर टिप्पणी लिखी। दूसरा प्रश्न, अशोक के धम्म की नीति का मूल्यांकन। तीसरा, मौर्य शासक अशोक के धम्म पर लेख लिखी। गृह कार्य, पहला, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों को लिखी। दूसरा प्रश्न, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के परिचय, उनके कार्य उपलब्धियों को लिखी। तीसरा प्रश्न, मौर्य शासक अशोक के राज्याभिषेक से लेकर कलिंग युद्ध का तक संक्षेप में लिखी। आज का अपना बिंदु यहीं प्रकरण यहीं पूरा होता है। दूसरे पार्ट का पहला वीडियो आज इन बिंदुओं को लेकर के यहीं पूरा हुआ है। अगला फिर अगले सप्ताह में मैं नया विषय लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, साहिब सामग्री को अच्छी तरह से देखना और प्रश्नों का अच्छी तरह से कॉपी में सुंदर लेख में करना। धन्यवाद।